नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर विचार करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 के सीसी 4 का अंश है। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आदिकालीन हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय पृथ्वीराज रासो को प्राप्त है, पर इसकी ऐतिहासिकता पर विद्वानों ने विचार किया और इस संबंध में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक है, अर्ध ऐतिहासिक है या अनैतिहासिक है। पृथ्वीराज रासो की रचना चौहान राजा दिल्ली के राजा पृथ्वीराज के जीवन को केंद्र में रखकर की गई थी। पृथ्वीराज एक प्रतापी सम्राट थे। माना जाता है कि शहाबुद्दीन गोरी के हाथों उन्हें पराजय मिली और वीरगति को प्राप्त हुए वह। तो ऐसे इतिहास प्रसिद्ध राजा के ऊपर यह महाकाव्य लिखा हुआ था पृथ्वीराज रासो, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर यह अनुमान लगाया गया कि यह रचना भी बिल्कुल ऐतिहासिक होगी। और इसकी ऐतिहासिकता इसलिए और भी मानी जाने लगी कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का समकालीन कहा जाता था। जनता में प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वीराज का बाल सखा था। इन दोनों का जन्म और मृत्यु का दिन एक ही है। एक ही दिन इन लोगों का जन्म हुआ, एक ही दिन मृत्यु हुई। पर बाद में जो कुछ खोजें हुई उनसे सिद्ध हुआ कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज समकालीन हो या आवश्यक नहीं है, बल्कि लगा कि चंद्रबरदाई का जन्म पृथ्वीराज के बाद हुआ था। और स्वाभाविक तौर पे तब ऐसा लगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना भी बाद में हुई। इन दोनों के समकालीन होने का सिद्धांत अकाट्य न रह गया। इसके पूर्व हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो के विभिन्न रूपों पर चर्चा की है और हम जानते हैं कि उसका एक वृहद संस्करण मिला है। काशी नागरी प्रचारी सभा में जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संपादन किया पृथ्वीराज रासो का, वह वृहद संस्करण के पाठ के आधार पर ही था। तो सबसे पहले रासो का प्रकाशन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में जो थी उसके द्वारा प्रारंभ हुआ और उसका प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। इसी बीच कश्मीर के कवि हैं जयानक, उनकी एक रचना प्राप्त हुई पृथ्वीराज विजय। डॉक्टर वूलर ने उसका अध्ययन किया और उनको ऐसा लगा कि पृथ्वीराज विजय में जो घटनाएं हैं उनमें जिन प्रसंगों का वर्णन है वह बिल्कुल इतिहास सम्मत है, पर पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाएं इतिहास विरुद्ध हैं। और जब डॉक्टर वूलर को अपने निष्कर्ष पर यह भरोसा हो गया कि इतिहास की दृष्टि से पृथ्वीराज विजय ज्यादा ऐतिहासिक है और पृथ्वीराज रासो इतिहास से विरुद्ध जा रहा है उसके तथ्य, तो इस जानकारी के पश्चात उन्होंने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बंद करा दिया और यहीं से उसकी ऐतिहासिकता का प्रश्न उठ गया कि यह ग्रंथ ऐतिहासिक है या नहीं है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने इस ग्रंथ को
बिल्कुल अनैतिहासिक और जाली सिद्ध किया। कई तर्क उन्होंने दिए और वह पृथ्वीराज रासो को न ऐतिहासिक मानते थे न प्रामाणिक मानते थे, जाली रचना मान रहे थे उसे, कि बाद में किसी ने इस प्रकार लिख दिया। उन्होंने जो तर्क दिए तो उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान राजपूतों की उत्पत्ति अग्निवंशी क्षत्रियों से हुई। पृथ्वीराज विजय ज्ञान कवि वाला, उसके अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। 1460 विक्रम तक चौहानों को का सूर्यवंशी मानने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो इस लिहाज से पृथ्वीराज विजय के तथ्य ज्यादा सही लग रहा है। फिर दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि रासों में दी गई चौहानों की वंशावली प्रामाणिक नहीं है। उसमें जो वंशावली दी हुई है यह ना 1226 विक्रम में जो बिजोलिया का शिलालेख मिला था न उससे मेल खाता है, न यह वंशावली पृथ्वीराज विषय से मेल खाती है और न हम्मीर काव्य से। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के दरबारी भाट का नाम पृथ्वी भाट है, न कि चंद्रबरदाई। रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कमला देवी था, पर ऐतिहासिक प्रमाण इसके पक्ष में नहीं जाते। हम्मीर काव्य आदि ग्रंथों में उनका नाम कर्पूर देवी मिलता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के संबंध में बताया गया है कि वह गुजरात के राजा भीम द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए थे और पृथ्वीराज में बदले की भावना आई और फिर वो उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया और भीम को मारा। पर यह सब अनैतिहासिक घटनाएं हैं, यह इतिहास से सिद्ध होती नहीं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 11 वर्ष से 36 वर्ष की आयु तक पृथ्वीराज ने 14 विवाह किए। यह भी बिल्कुल कपोल कल्पना है। वस्तुतः पृथ्वीराज केवल 30 वर्ष तक ही जीवित रहे। कन्नौज के राजा जयचंद का राजसूय यज्ञ, संयोगिता स्वयंवर, उनका विवाह आदि घटनाएं इतिहास समर्थित नहीं है। इस संबंध में कोई शिलालेख आदि नहीं मिलता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कि शहाबुद्दीन गोरी का अंत पृथ्वीराज के शब्द विधिवान से गजनी में हुआ, इस वर्णन के संबंध में भी इतिहास से कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। बल्कि माना जाता है कि 1263 विक्रम में गोरी को खोखरों ने मारा। तो इस प्रकार गोरीचंद ओझा जी ने इसको बिल्कुल प्रमाणों के आधार पर अनैतिहासिक सिद्ध किया। पर कुछ विद्वान ऐसे थे जो इसे ऐतिहासिक मान रहे थे। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने एक आनंद संवत का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि इसमें जो वर्ष आदि का जिक्र आया है वह आनंद संवत के अनुसार है। हम लोग इस संबंध में एक चर्चा पिछले संवाद में कर चुके हैं, इसलिए विस्तार से भी आनंद संवत की चर्चा नहीं करूंगा। बस कहना यही है कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने यह सिद्धांत दिया कि रासों में जो संवत है वह आनंद संवत है और यह आनंद संवत विक्रम संवत में 91 वर्ष जोड़ने पर आता है। एक तो इस तर्क से भी देखें तो रासों की तिथियों के संबंध में कुछ अंतर आता है। ठीक ठीक इस आनंद संवत का भी तर्क मान लिया जाए तो सही सही बिल्कुल उतरता नहीं और इससे अनैतिहासिक घटनाओं का परिमार्जन नहीं होता। और जो ऐतिहासिक के तालमेल की बात है वह आनंद संवत की तिथियों से भी होता नहीं। जैसे रासों के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संवत 1145 है। अगर इसमें 91 वर्ष जोड़ देंगे तो 1206 होगा।
पर शिलालेखों और फारसी के इतिहासकारों के अनुसार उसका जन्म संवत 1221 के आसपास बताया गया है। तो इसी प्रकार बिसल देव के राजा बनने, पृथ्वीराज को गोद लेने, पद्मावती से उसके विवाह, कैमास से युद्ध आदि की जो तिथियां हैं वह भी अगर 91 वर्ष जोड़कर आनंद संवत के हिसाब से देखेंगे फिर भी वह सही सही तिथि आती नहीं। या जो पूरी चर्चा हुई ऐतिहासिकता को लेकर या उसके बृहद संस्करण के कारण हुई, और फिर उसके कई रूप मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मित की चर्चा पिछली बार भी हुई थी कि भाई उन्होंने शुक शुकी का सिद्धांत दिया। उन्होंने माना कि जो अंश इस संवाद के रूप में लिखे गए हैं वही प्रामाणिक है। नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो बहुत संक्षिप्त है। माता प्रसाद गुप्त ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। लेकिन माता प्रसाद गुप्त द्वारा जो संपादित रासो है उसमें पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के अंत की कथा वैसी ही है जैसी जनता में प्रसिद्ध है कि शब्द विधिमान चलाया और उसके द्वारा गोरी मारा गया। जयचंद संयोगिता का पूरा प्रसंग भी माता प्रसाद गुप्त ने अपने ग्रंथ में रखा है। उनके द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो में कैमास, गोविंदराज, जयचंद, भीम चालुक्य, शहाबुद्दीन गोरी, सलस, जैत पमार आदि ऐतिहासिक पात्रों के नाम आते हैं जो पृथ्वीराज के समकालीन थे। पृथ्वीराज का कोई परवर्ती ऐतिहासिक पात्र कम से कम माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित संस्करण में नहीं है। तो उनका मानना है माता प्रसाद गुप्त का कि रासव संपूर्ण रूप से ऐतिहासिक रचना नहीं है। उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो अनैतिहासिक हैं पर पूरी तरह अनैतिहासिक भी नहीं है। उसके अनेक उल्लेख या विस्तार निश्चित तौर पे कल्पना से जन्मे हैं और इतिहास से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। फिर भी व्यापक रूप से अगर देखें तो वह एक ऐसे जिम्मेदार कवि की रचना प्रतीत होती है जिसने अपने सूत्रों से प्राप्त सामग्री का सावधानी के साथ उपयोग किया और कथानायक यानी पृथ्वीराज के बाद की किसी घटना या किसी व्यक्ति का घालमेल कथा में नहीं किया। और चंद्रवरदाई के संबंध में उनका मानना है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का समकालीन तो नहीं था लेकिन बहुत बाद का भी नहीं था और उसने रचना काव्य की दृष्टि से ज्यादा की, इतिहास की दृष्टि से कम की और इतिहास से जो सामग्री मिली उसका उपयोग उसने जिम्मेदारी और कुशलता के साथ किया है। इसलिए इसको बिल्कुल जाली ग्रंथ मानने की भी जरूरत नहीं है। कुछ न कुछ ऐतिहासिकता उसमें है। वास्तव में देखें तो पृथ्वीराज रासो को इतिहास की दृष्टि से ज्यादा काव्य की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। वह मूल रूप में कविता है और नामवर सिंह ने इस संबंध में एकदम सही कहा है कि जहां तक ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता परखने का प्रश्न है उसके विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि केवल अनैतिहासिक घटनाओं के समावेश से पृथ्वीराज रासो चंद की कृति होने के गौरव से वंचित नहीं हो सकता। कि यदि कुछ घटनाएं हम मान भी ले कि अनैतिहासिक हैं तो इससे हम यह नहीं मानेंगे कि यह बिल्कुल जाली ग्रंथ है या चंद्रवरदाई की कृति ही नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें सामग्री ऐसी है, उसको कविता की दृष्टि से देखना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि वह काव्य ग्रंथ है, इतिहास नहीं है। और फिर नामवर जी ने पद्मावत का उदाहरण दिया कि यदि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की अनैतिहासिक घटनाओं को लेकर इतना शोरगुल नहीं हुआ तो आवश्यक नहीं कि पृथ्वीराज रासो पर ऐसा कोप किया जाए। तो उसको भी एक कविता के रूप में देखा जाए और उसकी जो घटनाएं हैं इतिहास सम्मत है, उसको इतिहास
के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो एक प्रामाणिक काव्य कृति है जिसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह भी मानना होगा कि उसमें कुछ प्रक्षेप अवश्य शामिल हो गए, पर पृथ्वीराज रासो का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि जैसा कहा गया कि आदिकालीन हिंदी का वह प्रमुख काव्य ग्रंथ है और इसलिए उसका अध्ययन हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम लोग इसके विभिन्न पक्षों पर फिर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसकी प्रामाणिकता पर विस्तार से आगे चर्चा होगी। आज इसकी ऐतिहासिकता के प्रश्न पर हमने चर्चा की। आशा है आपको यह संवाद अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।